इसके लिए उनको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। देश का नेतृत्व करते हुए भी गुजरात को प्रगति के पथ पर रखने का काम उन्होंने किया है। और अगर उनके भाषण श्री राज ठाकरे जी सुनेंगे तो उनके ध्यान में आएगा मोदी जी गुजरात की बात नहीं करते, मोदी जी देश की बात करते। गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन से खिताब किया। मोदी की तकरीर पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात की पूरी छाप दिखाई दी। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के कल के बयान चुटकी लेते हुए कहा कि अब अच्छा दौर यकीनन आने वाला है। मोदी ने मजीद कहा कि अब आलमी सतह पर भी तमाम लोग रियासतों से राज डील करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा इशारा है। भारत के पास बहुत सामर्थ्य है और न सिर्फ भारत को लेकिन हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये शक्ति हमारे देश के पास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया के सब देशों का ध्यान भारत की केंद्रीय सरकार से हटकर के राज्य सरकारों की तरफ गया है। हर कोई अब सीधा राज्यों के साथ ही डील करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है। जैसे हुड्डा जी ने कहा, चांडी जी ने कहा, सभी देश इंडियन ओरिजिन हो या बाहर के लोग हों, सबको लगता है भाई अच्छा होगा हम राज्य के साथ सीधा अपना संपर्क बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं। भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं। और कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की तकरीर के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी के तबसरे पर कहा है कि उन्होंने मनमोहन सिंह की बात से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस तर्जुमान नीम अफजल का कहना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत की बेहतरी की बात आलमी तनाजुर में कही थी कि इकोनॉमी को लेकर के उन्होंने इशारे दिए हैं कि अमेरिका में सिचुएशन अच्छी हो रही है, दूसरी तरफ यूरोप के अंदर भी जो क्राइसिस था वो रिजॉल्व हो रहा है और उसी को सामने रखते हुए जो हमारे रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज से हो रहे हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे दिन आने वाले हैं। और खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी शायद उनकी बात को समझते हुए ही कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक तरह से उनसे एग्री करते हुए कहा है। और नाज़रीन, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब। जी कुर्बान अली साहब, जैसा कि कल पीएम ने कहा था कि अच्छा दौर आने वाला है, यकीनन उन्होंने मईशत के ताल्लुक से ये बात कही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज बिल्कुल अलग अंदाज में इस बयान को लिया है। आपका तज्जिया? नहीं, दरअसल नरेंद्र मोदी साहब ने उसको मजाक के तौर पर लिया और उन्होंने ये कहा था अपनी तकरीर में कि वजीर आजम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि 4-6 माह के अंदर बकौल शख्स से खुद नरेंद्र मोदी वो मुल्क के वजीर आजम होने वाले हैं और हुकूमत बदली जाने वाली है। तो ये उन्होंने एक मजाक के तौर पर ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने बाकी और सारी चीज़ों के लिए मनमोहन सिंह हुकूमत पर सख्त तनकीद की, सख्त नुक्ताचीनी की और पूरे इस कॉन्फ्रेंस को, जो ये गैर मुल्की हिंदुस्तानियों की 12वीं कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली में पिछले 3 दिन से जारी है, उसको एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश की। वहां उनकी पार्टी के वर्कर्स भी नजर आ रहे थे जो कि एक तरह से बीजेपी का कैंपेन कर रहे थे। उसके लिबास वो जो इस तरह का पहने हुए थे कि बीजेपी के झंडे और उस पर बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ था बीजेपी बीजेपी। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने इस फोरम को हाईजैक करके अपने हक में एक माहौल हमवार करने की कोशिश की है और उन्होंने बहुत ही तफसील के साथ में ये बताया कि उनके क्या अज़ाइम हैं और आइंदा इसी बरस जब इंतखाबात होंगे तो जो नई हुकूमत बनेगी वो किस तरह से जो गैर मुल्की हिंदुस्तानी हैं जो बैरूनी ममालिक में बसे हुए हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो ये NRI हिंदुस्तानी दूसरे ममालिक में हैं उनको यहाँ वापस आना चाहिए,
मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए और कम से कम इंतखाबात तक तो यहीं रहना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी की जो पूरी तकरीर थी उसका अलग ये था कि वो इस मुल्क के वजीर आजम होने वाले हैं, ये वो तस्लीम कर चुके हैं तकरीबन, और ये कि अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, और इस तनाजुर में उन्होंने मनमोहन सिंह की तकरीर का जिक्र किया था। जी कुर्बान अली साहब, मोदी ने एक बात और कही थी कि अब जो आलमी सतह है उस पर तमाम लोग रियासतों से डायरेक्ट डील करना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने स्टेट्स को मजबूत करने की बात भी कही। जी ये बिल्कुल बात सही है। उन्होंने कहा कि अब जो रियासतें हैं उनको ज़्यादा इख्तियारात मिलने चाहिए, और आमतौर पे जो पहले के निज़ाम रहता था कि रियासत में और मरकज़ में एक ही जमात की या एक ही कोalition की हुकूमत होती थी, तो उससे नुकसान पहुंचता था। उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान का जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है ये इस मायने में काफ़ी बेहतर और मुस्बत साबित हो रहा है, और रियासतों को ज़्यादा इख्तियारात मिल रहे हैं, वो अपने लिए ज़्यादा बजट मरकज़ी हुकूमत से हासिल कर रही हैं, और ये उनकी नज़र में एक खुशाइंद बात है। एक और चीज़ उन्होंने जिक्र किया कि साहब सन 22 में हिंदुस्तान जो है वो अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, तो उसको ज़ोर शोर से मनाया जाना चाहिए। यूनाइटेड इंडिया, ग्रैंड इंडिया, ये नारा उन्होंने दिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के जो 150 साल पूरे होने वाले हैं वो भी बड़े ग्रैंड पैमाने पर बहुत ही शान शौकत के साथ मनाई जानी चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकती हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो फोरम था उसको अपने हक में करने की काफी हद तक कोशिश की। आज राजधानी दिल्ली की सड़कें नरेंद्र मोदी के फोटो और उनका जो एक कैंपेन है 272+ इसके नारों से और इसके झंडों से भरी पड़ी थी। जी ये तो रही दिल्ली की बात। अब अगर हम रुख करें महाराष्ट्र का, तो हाल ही में शिवसेना के बाद अब महाराष्ट्र की जो नव निर्माण सेना है उसने भी मोदी के ताल्लुक से ये कहा है कि जब उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, तो उन्हें गुजरात के सीएम का जो ओहदा है वो छोड़ देना चाहिए। इसको किस तनाजुर में देखेंगे? देखिए ये बात नई नहीं है, वो पहले भी ये बात कह चुके हैं, और ये जो नवनिर्माण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है MNS, जिसके लीडर हैं राज ठाकरे साहब, वो अपने चचा बाल ठाकरे और अपने भाई उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं, और आज़ादाना तौर पे ये अपनी सियासी जमात चलाते हैं, जिसका कोई बहुत ज़्यादा असर रसूख महाराष्ट्र से बाहर नहीं है। तो इस ज़िम्न में उन्होंने ये बात कही कि जब कि वो अब अपने आप को वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि वो गुजरात के वज़ीर आला का ओहदा छोड़ दें और वो अब मुल्क की बात करें, रियासत के दायरे से बाहर आएं। और इस ज़िम्न में राज ठाकरे ने ये भी जोड़ा कि जो अभी हाल में उनकी मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई थी, और उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन साहब से कि आप गुजरात रियासत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको तो नेशन का एम्बेसडर होना चाहिए, क्योंकि आपकी शख्सियत जो है वो पूरे नेशन के लिए है। और इसी तरह से उन्होंने लता मंगेशकर का भी जिक्र किया और भी कई लोगों के नाम गिनाए। तो राज ठाकरे अपनी तरह की एक अलग सियासत कर रहे हैं। यहाँ ये भी काबिल जिक्र है कि राज ठाकरे ने जो नरेंद्र मोदी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत ही बड़ी स्टैचू बनाना चाहते हैं, उसकी भी एक तरह से मुखालफत की और उस पर नुक्ताचीनी की, और कहा कि उन्हें सरदार पटेल की बजाय शिवाजी महाराज का जिक्र करना चाहिए, जो राज ठाकरे और शिवसेना के एक बड़े आइडियल हैं, बड़े लीडर तस्वुर किए जाते हैं, और जिनके नाम पे वो शिवसेना का जो भी फंक्शन होता है उसमें शिवाजी महाराज की तस्वीर जरूर होती है। तो ये अहम बातें की, लेकिन इस पे बीजेपी ने खासी नुक्ताचीनी की है। जो राज ठाकरे का बयान आया है और कहा है कि उन्हें राज ठाकरे की सलाह की जरूरत नहीं है, तो कह सकते हैं कि एक तरह से बीजेपी ने अपने आप को बिल्कुल
الگ کر لیا ہے راج ٹھاکرے کی سیاست اور ان کے بیانوں سے. جی، اب جیسا کہ کل کی اگر بات کریں تو پی ایم نے جس طرح سے کہا تھا کہ ایک اچھا وقت آنے والا ہے، اس پر آج جو ہے وہ نریندر مودی نے چٹکی لی. اس سب پر کانگریس نے جس طرح سے اس کو سنبھالنے کی کوشش کری ہے، تو کانگریس کا کیا موقف جو ہے وہ آج کے بیان کے بعد سامنے آیا؟ نہیں، کانگریس تو اصل میں ایک طرح سے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. وہ ہر بات جو بھی جس انداز میں اس کے ترجمان کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بات کو بھی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کہہ پاتے، جو اچھی بھی بات ہوتی ہے. حالانکہ وزیر اعظم نے کل جو اس بات کا ذکر کیا تھا، جس اچھی خبر کی بات کہی تھی اور جن اچھے دنوں کی بات کی تھی، وہ اس ملک کی معیشت سے تھی اور اس میں انہوں نے اس کے لیے پورا جو کریڈٹ تھا وہ اپنی حکومت کو دیا کہ ان کی تقریباً 10 سالہ حکومت میں جو جی ڈی پی کی شرح ہے وہ 7% سے زیادہ رہی ہے اور اس برس بھی وہ تقریباً 5% رہنے والی ہے. تو انہوں نے تو اپنی حکومت کی ایک طرح سے کہیں تو پیٹھ تھپتھپائی تھی اور یہ کہا تھا کہ گزشتہ 10 برس میں ان کی حکومت نے بہت اچھا کام کیا. لیکن کانگریس پارٹی وزیر اعظم کی اس بات کو بھی بہت کوئی اچھے الفاظ میں کہہ کر کے اور ہمدردی حمایت حاصل نہیں کر پا رہی ہے اور وہ ایک طرح سے بی جے پی کا جب بیان آتا ہے، نریندر مودی کا بیان آتا ہے تو وہ اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور اپنی صحیح بات کو بھی وہ اس طریقے سے نہیں کہہ پاتے جیسے کہنا چاہیے. جی، اس تمام بات چیت کے لیے ایک بار پھر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. تو ناظرین، یہ تھے سینئر جرنلسٹ قربان علی صاحب جو کہ دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور نریندر مودی نے جو آج تبصرہ کیا ہے پی ایم کے کل کے بیان پر، اس پر انہوں نے خاصی تفصیلی بات چیت ہمارے ساتھ کی. بلٹن میں خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کے بعد چل لوٹتے ہیں. آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے. نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا. پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور. جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے. جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد. اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ. ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ پڑھنے You are outstanding, a rockstar. میں آپ کا فین ہوں. دو دن بعد سے ہر شنیوار اور رویوار رات 9 بجے صرف کالرز پر. اورنگ آباد میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف پی ٹی وی اردو پر. بریک کے بعد بلٹن میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. عام آدمی پارٹی کے انتخابی نشان جھاڑو کا معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے. نتک پارٹی نے عام آدمی پارٹی کے انتخابی نشان جھاڑو پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی ہے. عرضی پر الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے عام آدمی پارٹی کو نوٹس جاری کر دیا ہے. عدالت نے اس سلسلے میں چناؤ کمیشن اور مرکزی حکومت کو بھی نوٹس جاری کیا ہے. عدالت نے نیتک پارٹی کی عرضی پر 3 ہفتے کے اندر جواب بھی مانگا ہے. معاملے کی اگلی سماعت فروری میں ہوگی. عام آدمی پارٹی نے اپنے تعلق سے جاری سروے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ذرائع کے مطابق ٹائمز آف انڈیا کے لیے آئی پی ایس او ایس کے ایک سروے میں عام آدمی پارٹی کو کافی بہتر پوزیشن میں بتایا گیا ہے. اس سروے کے مطابق بڑے شہروں میں لوگوں کو عام آدمی پارٹی سے کافی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوک سبھا الیکشن میں یہ پارٹی بہتر رول نبھائے.
ये 44% के आसपास और राहुल गांधी को नकारा जा रहा है लोगों द्वारा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो चुनाव नजदीक आएंगे तो बहुत सारी चीजें चुनाव के नजदीक आते आते बदलती हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और देश के लोगों के ऊपर है कि वो आम आदमी पार्टी को किस तरह से लेते हैं। अच्छे से लेंगे तो हम काम कर पाएंगे, हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो और पूरे देश में कर पाएंगे, और नहीं लेंगे तो फिर हम दिल्ली में काम कर ही रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के ताल्लुक से जारी इंतखाबी सर्वे पर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इंतखाबी दौर में ऐसे सर्वे आते रहते हैं, लेकिन बीजेपी को अपनी कारकर्दगी पर ही तवज्जो देनी है। अब चुनाव तक कई तरह के सर्वे होंगे, कई तरह के जो जनता का जो रुझान है वो भी सामने आएगा, क्योंकि आज जो है वो करप्शन और कुशासन के खिलाफ क्रांति शुरू हो चुकी है। अब सुशासन के लिए जो समुद्र मंथन है उसमें क्या निकलता है ये देखने की बात है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को इस्मत दरी के बाद जिंदा जलाई गई लड़की के मामले की सीबीआई जांच के ताल्लुक से अपना मौकफ वाज़ेह करने के लिए कहा है। अदालत ने रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में एक हफ्ते में मतला करने को कहा है। अदालत ने मकतूला के अहले खाना की सलामती को यकीनी बनाने की भी रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। सीबीआई जांच का मुतालबा करते हुए 16 साला मकतूला के वालिद ने हाईकोर्ट से रुजू किया है। अपनी अर्जी में उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मामले की जांच पड़ताल में पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। शुमाली 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में 16 साला लड़की को उसके घर के नजदीक उसके मकान मालिकान ने हवस का शिकार बनाया था। शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर उस लड़की को जिंदा जला दिया गया था। अदालत से सुनने के बाद एडवोकेट जनरल जिन्होंने सरकार की तरफ से ये पिटीशन को अपोज करने के लिए अदालत में खड़ा हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्यों सरकार इस केस को सीबीआई में नहीं देंगे, कि सरकार को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। अदालत चाहता है कि सरकार पहले अपना सोच बताए, अगर सरकार इनकार करे तब अदालत कार्रवाई करेंगी जो करना चाहिए। इन द मीन टाइम ये भी अदालत ने बताया कि इनको सिक्योरिटी देना चाहिए, इनका परिवार का जितना आदमी कलकत्ता में है पूरी सिक्योरिटी देना चाहिए, इनका काम करने का सिक्योरिटी, इनके रहने का सिक्योरिटी, ये इंतजाम सरकार को बिल्कुल करना पड़ेगा। यह है अदालत का निर्देश। सरकर्दा बावनवाज लीडर ओसिंडी ने अपनी एहलिया संतोषी समेत हैदराबाद के डीजीपी ऑफिस में खुद सुपुर्दगी कर दी है। डीजीपी प्रसाद राव ने बताया है कि माओ नवाजों में इख्तिलाफात की वजह से ओसिंडी ने खुद सुपुर्दगी की है। डीजीपी ने कहा है कि अनकरीब कई माओ नवाज खुद को कानून के हवाले करने वाले हैं। इस मौके पर ओसिंडी ने बताया कि माजी में पुलिस ने उनके अफराद खानदान को हिरासा किया है। ఆయన భార్య సంతోషి మార్కం ఎలియాస్ జైని, ఆవిడ డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్ గా ప్రోపగాండా అండ్ ప్రెస్ యూనిట్ లో ఆఫ్ DKSZC అంటే దండకారణ్య స్టేట్ జోనల్ కమిటీ మెంబర్ గా ఉంటూ వీళ్ళిద్దరూ 2 రోజుల కిందట పోలీసుకి సరెండర్ అయ్యారన్నమాట. ముఖ్యంగా జీవికే ప్రసాద్ ఎలియాస్ గుడ్సా హుసేండి కడివెండి విలేజ్ దేవరప్పల మండల్ వరంగల్ డిస్టిక్ చెందిన వాళ్ళు. సుమారు 28 సంవత్సరాలుగా గత 28 సంవత్సరాలుగా అండర్ గ్రౌండ్ క్యాడర్ గా ఉంటూ ఉన్నారు. आंध्र प्रदेश के नलगुंडा जिले के एक हॉस्टल में तालिबात की इस्मत रेजी के वाकये को चंद ही रोज गुजरे हैं कि निजामाबाद जिले में ही इसी किस्म का एक और अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया। जिले के एक गर्ल्स हॉस्टल की एक 10वीं जमात की तालिबा मां बन गई। इस वाकये के बाद लोगों में हॉस्टल्स में तालिबात के मुस्तकबिल और तहफ्फुज को लेकर तशवीश पाई जा रही है। दही और कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को तालीम से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से गर्ल्स हॉस्टल कायम किए जाते हैं, लेकिन बाज इंसानियत सोज वाकयात के सामने आने के बाद हॉस्टलों के तय हुक्काम की लापरवाही का पर्दाफाश हो रहा है। निजामाबाद जिला के पटलम मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ कस्तूरबा रेसिडेंशियल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा ने स्कूल के टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दिया। हैरत की बात यह है कि तालिबा को 7 माह का हमल होने के बावजूद हॉस्टल के टीचर और वार्डन बेखबर रहे। मंगल की रात तालिबा ने जच्चगी के बाद बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लड़की ने यह सब काम निहायत खामोशी से अंजाम दिया।
सुबह होने पर खिड़की के बाहर नवमौलूद बच्चे के पाए जाने के बाद हकीकत सामने आई। मकामी लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन डॉक्टरों ने नवमौलूद को मुर्दा करार दिया। సార్ ఎవరికి అమ్మాయి 20 days బ్యాక్ వచ్చింది సార్. 20 days బ్యాక్ వచ్చింది. అందరికి మామూలుగా అమ్మాయిలాగానే బిహేవ్ చేసింది సార్. మామూలు పిల్లల్లాగానే బిహేవ్ చేసింది తను. ఎవరికి డౌట్ వచ్చేటట్టు కూడా బిహేవ్ చేయలేదు. ఈవెన్ నైట్ గానీ ఎవరు అడిగినా గానీ మెన్సెస్ వచ్చినాయని కూడా, అంటే ఇంటి దగ్గర వచ్చినాయని కూడా చెప్పింది సార్. అయితే ఆ అమ్మాయి ఇర్రెగ్యులర్, మామూలుగా ఏదో ఓసారి 10th క్లాస్ కాబట్టి లేట్ ఉంటామమ్మా, మరి పరీక్ష పాస్ కావాలి కదా, నువ్వు ఇట్లా పోతే ఆబ్సెంట్ మంచిది కాదు అంటే వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేశాను. ఆమె కాదు, వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి మీ అమ్మాయిని తీసుకుపోయి ఇన్ని రోజులు పుండు నేను తీసుకుపోయి ఇంతవరకు పంపలేదు అని నేనున్నప్పుడు చెప్తే, అయితే ఆమె ఏం చేసిందంటే, నాన్న ఏం చేసిందంటే పంపుతా సార్ ఫుడ్ తక్కువ కాలేదు అని అన్నారు. అంతట్లోకి నేను లేదమ్మా పరీక్షలప్పుడు ఖచ్చితంగా రావాలి, ఏదైనా మందులు పెట్టుకుని వచ్చేసి జైలు కానీ అని చెప్పిన తర్వాత ఆమె వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఇక నాకు ఆర్డర్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినా నేను లేని ఇక్కడ జరిగింది. ఆమె మొన్ననే వచ్చింది. ఆమె కూడా पुलिस ने निर्भया कानून के तहत एक केस दर्ज कर लिया है और इस वाकये के लिए जिम्मेदार लड़की के बहनोई के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग सरकारी और समाजी हॉस्टलों में तालिबात के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदामात की मांग कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज निजामाबाद। मुजाहिद आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर मगरबी बंगाल में तकरीबात मनाई जा रही हैं। इसी मुनासिबत से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में मौलाना आजाद की खिदमत पर एक यादगार लेक्चर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना आजाद के खानदान से ताल्लुक रखने वाले मारूफ फिल्म अदाकार आमिर खान और रियासत के गवर्नर MK नारायणन के अलावा मनसूबाबंदी कमीशन के रुकन डॉक्टर सैयदा हमीद ने शिरकत की। शुरका ने अपने अपने अंदाज में मौलाना की जिंदगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर आमिर खान ने एक मरतबा फिर ये अज़्म दोहराया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद पर फिल्म बनाना उनका ख्वाब है और वो इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। The dream that I have. I hope that someday that I can use the capabilities that I have and the art form that I practice to make a film on Maulana Azad, and that's my dream. One day I hope to be able to do that and bring his life to a larger populace of India. Big scholar, the patriot, nationalist and visionary, and the nation builder and the architect of our educational edifice. As a scholar, as we were just told, he had few equals. His intellectual bent of mind was unrivaled, as was his knowledge of Islamic theology. As a patriot, he was the equal of Nehru, Patel and other giants and icons of yesteryears. This city where Maulana Azad grew up from the age of 5. He was born in Makkah, and from the age of 5, Calcutta was his home. And in Calcutta, he made the most creative, intellectual endeavors. So for me, this city is very redolent and synonymous and resonates with him. रेलवे मजदूर यूनियन ने 17 से 18 जनवरी तक मुल्कीर हड़ताल करने का फैसला किया है। इन मजदूरों का इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत उनके साथ मुतासिबाना सलूक कर रही है। 6th पे कमीशन और तरक्की में उनके साथ हुकूमत ने धोखा किया है। केंद्रीय कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी जो बराबर बहुत ही उनके साथ बेइंसाफी हुई है। छठे पे कमीशन ने एक तो प्रमोशन के चांसेस कम कर दिए, स्केल कम करके केवल कर्मचारियों को 100 रुपया 200 रुपया 400 रुपये का बेनिफिट होता है। ना सुपरवाइजर खुश है, ना काम करने वाले। जो इस देश की ये दूसरी डिफेंस लाइन है रेलवे, जिसको चलाने वाले और यात्रियों की सेवा करने वाले जो कर्मचारी सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, इसके साथ साथ महंगाई भत्ता अभी 90% हो चुका है, 100% होने जा रहा है। 5वें पे कमीशन तक सब पे कमीशन ने कहा कि 50% 15 जनवरी को स्ट्राइक बैलेट डे है। ट्रेड यूनियन एक्ट है, उसमें स्ट्राइक करने से पहले हमें ये कर्मचारियों से पूछना पड़ता है।
बेंगलुरु के दौरे पर आए क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अली अल अब्बासी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मस्जिद अक्सा के तई अपनी जिम्मेदारियों को समझें। शेख अली अल अब्बासी ने कहा है कि मस्जिद अक्सा न सिर्फ फिलिस्तीनियों की है बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए मुकद्दस है। मस्जिद अक्सा के इमाम ने हिंदुस्तान की तालीमी तरक्की की भी काफी सताइश की। मुसलमानों के अव्वल मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अली अल अब्बासी बेंगलुरु के दौरे पर आए हैं। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम की दावत पर आए अली अल अब्बासी ने बेंगलुरु की कादरिया मस्जिद में अवाम से खिताब किया। अपने खिताब से कबल ETV से गुफ्तगू के दौरान अली अल अब्बासी ने कहा कि मस्जिद अक्सा के तई मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। अली अल अब्बासी ने कहा कि मस्जिद अक्सा की आजादी और तहफ्फुज के लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए। शेख अली अल अब्बासी मस्जिद उल अक्सा में नमाज फज्र और नमाज इशा के लिए इमाम मुकर्रर हैं। अली अल अब्बासी ने कहा कि तकरीबन 300 मुलाजमीन मस्जिद अक्सा के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। TV whom now see us, I ask them to take their responsibility towards Masjid al-Aqsa, because this Masjid al-Aqsa not belong to Palestinian or to the Jerusalem people. It is belong to all Muslims in all world, to protect and to save and to liberate inshallah soon, like Salahuddin al-Ayyubi. शेख अली अल अब्बासी ने कहा कि वो तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान के दौरे पर आए हैं। अली अल अब्बासी ने हिंदुस्तान में तालीमी तरक्की की सताइश की। They are so happy about university, mashallah, about schools in everywhere. In everywhere, it is more than Arabic countries. Alhamdulillah, and my advice to my brothers and sisters, my nation in India, that to follow their ulama. They have big and high ulama, and they are, alhamdulillah, straight, and they understand Quran and Sunnah like ulama of Arabs, scholars of Arabs. हुकूकी बात को जो है अशरफुल खल्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहमियत दिए हैं, जो भी आए वम्मा साइल फला तनहर वम्मा बिनेमत रब्बिका फहदिस, किसी को इनकार नहीं। हर एक के लिए फैज पहुंचाना उम्मत मोहम्मदिया का काम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह वही मस्जिद अक्सा के इमाम भी जो है मैसेज दिए हैं मुसलमानों के लिए। मस्जिद उल अक्सा के इमाम शेख अली अल अब्बासी ने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। इस्लाम की तालीमात इंसानियत और अमन व अमान को फैलाने के लिए हैं। ETV न्यूज बेंगलुरु। और अब बात करेंगे कश्मीर की खूबसूरती की। जी हां, कश्मीर में सयाह ताजा बर्फबारी से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सयाह मशहूर डल झील में देखे जा सकते हैं। सयाह बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि जमीन पर कश्मीर ही जन्नत है। अरे हम लोग मनसबल गए, वहाँ से जो बर्फ चालू हो गई तो यहाँ तक बर्फ ने साथ दिया, और आज पर देखते हैं तो नजारा अलग ही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ जो मौसम है अभी, ये जो बर्फ गिर रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। लाइफ में पहली बार देखी है। पहली बार आए हो? हाँ, कश्मीर 2-3 बार आ चुकी, बट स्नोफॉल अभी देखा है, विंटर में अभी आए हैं। हाँ जी, हाँ, अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से।
कैसा लगा कश्मीर का मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। इस खूबसूरत नजारे के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।